उदय प्रताप सिंह। थैंक यू ऑनरेबल चेयरपर्सन। मैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स सेकेंड बैच 21-22 के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। सभापति महोदय, मुझे लगता है कि इस सेकेंड बैच डिमांड फॉर ग्रांट्स का जो आया देश का बड़ा महत्वपूर्ण समय पर हमारे बजट अगले साल का 22-23 के बजट के पहले आखिर तिमाही के लिए एक महत्वपूर्ण ये डिमांड्स यहाँ पर सदन के अंदर हमारे वित्त मंत्री जी ने पेश की हैं। 3.73 लाख करोड़ रुपीस की ये व्यय की मंजूरी हेतु सदन में ये बजट यहाँ पर आया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोविड के समय जब पूरा देश संघर्ष कर रहा था, सरकार ने किसानों को, जहाँ एक तरफ आंदोलन चल रहे थे, वहाँ किसानों को मदद करने के लिए लगातार किसानों को सब्सिडी देने का काम किया। अभी जो सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का जहाँ सेकंड बैच आया, उसमें किसानों की फर्टिलाइजर पर सब्सिडी के लिए 58,430 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। मुझे लगता है कि जो लोग कहते हैं कि किसानों की सरकार मदद नहीं करती, सभापति महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपके सामने कहना चाहता हूं, सदन के सामने, कि अगर सरकार ने इस कोविड के समय किसानों की मदद नहीं की होती तो जो यूरिया आज 360-65 रुपए में देने का काम सरकार कर रही है, वो 1700 रुपये बैग, 50 किलो का जो बैग आता है वो 1700 रुपये में इस देश के किसानों को मिलता है। अगर सरकार ने उर्वरक पर सब्सिडी नहीं दी होती तो जो डीएपी की एक बैग हम 1200 रुपये में दे रहे हैं, ये लगभग 2900 से 3000 रुपये के आसपास ये बैग इस देश के किसानों को मिलता है। और जब किसान को चीज़ें महंगी मुहैया होती, स्वाभाविक रूप से उसका जो लाभ है, जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की मंशा है, किसान की आय दुगनी होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, वो कहीं ना कहीं हतोत्साहित होती, उसको नुकसान होता है। इसलिए हमारी सरकार लगातार किसानों पर फोकस करके किसानों को मदद करने का काम कर रही। सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने लगातार, चाहे किसान की सम्मान निधि हो, चाहे किसान को एमएसपी पर खरीदी, पूरे देश में जो प्रोक्योरमेंट का काम है एमएसपी के ऊपर वो खरीदने का काम किया हो, सरकार ने कमी नहीं आने दी। पूरे देश में गेहूं खरीदा, दलहनों को खरीदने का काम सरकार ने किया, पैडी को खरीदने का काम सरकार ने किया। लगातार किसान की जेब में इस देश में हमारी सरकार ने पैसा भेजा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी पिछले दिनों एक बड़ा निर्णय इस देश में हमारी सरकार ने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूँ, उनकी कैबिनेट का अभिनंदन करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश भी उस योजना में शामिल है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो प्राधिकरण जो बना है, राष्ट्रीय नदी जोड़ो योजना जो बनी है, उसमें शुरुआती तौर पर 4300 करोड़ रुपए, 4300 करोड़ रुपए सरकार ने आवंटित किए हैं। पहली योजना में केन बेतवा योजना को शामिल किया। बुंदेलखंड का एरिया जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शामिल होकर आता है, उस पूरे क्षेत्र में पानी पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए, इंसान से लेकर जानवरों तक को पानी मुहैया कराने के लिए केन बेतवा परियोजना एक मील का पत्थर साबित होगी। आगे आने वाले समय में हमारे बुंदेलखंड के लोगों को एक लाभकारी योजना इस देश में हमारी सरकार ने दी है। कितनी चीज़ें हैं जो बहुत, ये वित्तीय वर्ष जो था 21-22 का बहुत कठिन वर्ष था। अनेक योजनाएं हैं, अगर वो नहीं होती थी देश किस रास्ते पर जाता, समझ से परे है। आज कोविड के चलते सरकार ने पूरे देश के, हिंदुस्तान के 80 करोड़ हमारी जो गरीब बीपीएल के नीचे जीवन यापन करने वाली आबादी है, उसको 2022 मार्च तक मुफ्त में राशन देने का काम किया। इस देश में आज़ाद हिंदुस्तान में किसी की भी सरकार रही हो, इतनी बड़ी संख्या में इतने लंबे समय तक गरीबों के कल्याण के लिए जो मुफ्त में राशन देने की योजना पहले कभी नहीं रही। मैं इसके लिए भी हमारे वित्त मंत्री जी और भारत की सरकार को धन्यवाद देता हूँ। हमारे अपोजिशन के हमारे लीडर्स ने कहा कि मनरेगा एकदम तोड़ती हुई योजना है। मैं कह रहा हूँ, अगर मनरेगा नहीं होती तो इस देश में जो गरीब मजदूर है हमारा, आज जो बिल्कुल बेहिचक प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवास मिला है उसमें रहकर मजदूरी करने जाता है, उसे चिंता नहीं होती कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा। हर दिन हर हाल में उसको जीवन यापन के लिए राशन, पैसा और खरीदने के लिए जो रकम उसको मिलती है मनरेगा की मजदूरी के माध्यम से, वो अपने आप को सुखी और सुरक्षित महसूस करता है।
कोविड के रहने के बाद में भी इस देश के बुजुर्गों ने कभी चिंता नहीं करी। हर हाल में उनको हर महीने पेंशन देने का काम अगर किसी ने किया है, हमारी मोदी जी की सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज सेना का बजट बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है। पूरे देश में अगर हम सुरक्षित हैं, या हाउस के अंदर हमारे कितने पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो जिस समय इस हाउस पर अटैक हुआ था उस समय इस सदन के सम्मानित सदस्य रहे हैं, अगर उनको सुरक्षित करने का काम किसी ने किया था, हमारे सैनिकों ने किया था। इस देश की सुरक्षा करने का काम अगर कोई करता है, हमारे सैनिक करते हैं। उसके बजट को बढ़ाने का काम सरकार ने किया तो हमारी मोदी सरकार ने किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। किसान सम्मान निधि में 1,20,000 करोड़ रुपए कृषि मंत्रालय के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसान के खाते में डालने का काम करते हैं। हर हाल में किसान मजबूत हो, सशक्त हो, इस बात की सरकार हमारी चिंता कर रही। सबसे महत्वपूर्ण, देश को बिखरने नहीं दिया, देश एकजुट रहे, बेरोजगारी की समस्या न बढ़े। एमएसएमई सेक्टर में भारत की सरकार लगातार, मैंने स्वयं देखा है पिछले 1 साल में मेरे संसदीय क्षेत्र में कितने नए उद्योग स्थापना हुई। उन उद्योगों को सरकार ने बहुत रियायती दरों पर, कम जो हमारा इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर सरकार ने लोन देने का काम किया। नए हमारे एमएसएमई सेक्टर में उद्योग स्थापित हुए हैं। इंटरेस्ट सब्सिडी सरकार दे रही है और साथ में लॉन्ग टर्म का उनको लोन भी उपलब्ध करा रही है। इससे जहां एक तरफ हमारा एमएसएमई सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर ऊपर जाएगा, दूसरे रोजगार की समस्या को भी निराकरण करने का काम वो सेक्टर करेगा। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि एक तरफ हमारे साथी महंगाई की बात कर रहे हैं कि इस देश में महंगाई बढ़ी है, चिंता का विषय। महंगाई चिंता का विषय अगर है, एक तरफ आप कहते हो किसानों के कल्याण की बात करना है और दूसरी तरफ कहते हो आप महंगाई बढ़ रही। आप अगर महंगी दाल की चिंता करोगे, किसान को पैसे देने की चिंता भी आप नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो किसान की जेब में पैसा जाए तो दाल महंगी होगी, किसान का अनाज जो है उत्पाद वो महंगा होगा। एक तरफ आप कहते हो हर हाल में एमएसपी के ऊपर किसान का माल बिकना चाहिए और दूसरी तरफ आप कहते हो कि सब्जी महंगी हो रही। सब्जी बिक्री के बाद पैसा कहां जाता है? किसान की जेब में जाता है। दाल की बिक्री के बाद पैसा कहां जाता है? किसान की जेब में जाता है। आज हमारा जो ऑयल सीड्स है, ऑयल महंगा हुआ है। अगर ऑयल उत्पाद जो हमारा अनाज उत्पादन कर रहा है किसान, उसकी जेब में पैसा जाता है तो देश में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी तो किसान है। किसान एक अकेली ऐसी कौम इस देश में है जो प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है। 65% किसान अन्न उत्पादन करता है तो 65% किसानों के परिवार कंज्यूमर भी हैं, उपभोक्ता भी हैं। इसलिए किसान का अनाज का दाम जब बढ़ता है, मेरा कृपापूर्वक विनती सदन में है कि उसको महंगाई के साथ न जोड़ा जाए। किसान के अनाज की महंगाई अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं उस 65% आबादी की जेब में पैसा भी जाता है, जिसके लिए आप केवल सदन में उसकी बात करते हो। किसान की सही मायनों में किसान का कल्याण हो, इस बात की आप चिंता नहीं करते। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय को लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी ने मॉनिटर किया। लगातार इस मंत्रालय ने जो हमको वित्त मंत्रालय से पैसा मिला है, उसमें इस देश में लोगों की सुरक्षा के लिए अपने आप को अपडेट किया है पूरे हमारे हेल्थ सेक्टर ने। आज मेरे खुद के पार्लियामेंट्री एरिया में 4 ऑक्सीजन प्लांट लगे, हमारे हॉस्पिटल्स को अपग्रेड किया है, ऑक्सीजन की यूनिट्स लगाई गई हैं, लगातार हाईटेक हमारे हेल्थ सिस्टम को किया गया है। आखिर ये कहाँ से हुआ? अगर पैसे का आवंटन नहीं होता, सरकार की मंशा नहीं होती, तो हमारा ये सेक्टर कैसे तरक्की कर पाता? मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि आज जैव ऊर्जा के क्षेत्र में आप देखें, चाहे पराली आधारित बिजली परियोजना हो, कंप्रेस्ड बायोगैस हो, बायोएथेनॉल हो। 2 मिनट, पार्टी का टाइम है, 2-3-4 मिनट खत्म करूंगा, 2-3 मिनट खत्म करूंगा। जो बायोडीजल हो, चाहे बायोएथेनॉल हो, इस सब के ऊपर सरकार की बहुत सकारात्मक नीति है और सरकार बिल्कुल तय करके इन योजनाओं को आगे बढ़ा रही है। वित्त मंत्रालय लगातार इसमें मदद कर रहा है। मुझे लगता है कि आज अगर एथेनॉल और बायोफ्यूल के ऊपर हम आगे नहीं बढ़े तो 11 लाख करोड़ रुपए हर साल हम विदेशों से ऑयल का, हमारा जो पेट्रोल डीजल, उसको खरीदने में हम भारत सरकार खर्च करती है। आप कल्पना करिए, जिस दिन 15, 20 और 25% ब्लेंडिंग हमारी डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में होने लगेगी, उस दिन कितनी बड़ी राशि हमारी इस देश की जो है पूंजी हमारी बचेगी। मैं आपके माध्यम से इस सदन को बताना चाहता हूं कि रासायनिक उर्वरक जो है, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग देश में चिंता का विषय है। हमारी सरकार ने नैनो यूरिया और नैनो फर्टिलाइजर के ऊपर काम किया है। मैं तो आग्रह करना चाहता हूं कि हमें जैविक खेती की तरफ भी आगे बढ़ना चाहिए। वित्त मंत्री जी, राज्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं,
जैविक खेती के ऊपर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारा उत्पाद स्वास्थ्यवर्धक भी होगा और साथ में जो उर्वरक के ऊपर हम पैसा खर्च करते हैं उस पर भी हमको उससे मुक्ति मिलेगी। मैं एक और आग्रह करना चाहता हूं माननीय सभापति जी आपके माध्यम से कि वन पर्यटन मंत्रालय जो है, जैसे हमारे क्षेत्रों में टूरिज्म को बढ़ावा देकर हम कहीं ना कहीं अपनी इकोनॉमी को उसको बेहतर कर सकते हैं। आज हम वन अभयारण्य बनाते हैं, टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट बनाते हैं। अगर टूरिज्म और पर्यटन को वन मंत्रालय के साथ में हम टूरिज्म और वन मंत्रालय को जोड़कर उसमें टूरिस्ट एक्टिविटीज बढ़ाएं तो स्वाभाविक रूप से मुझे लगता है कि उन क्षेत्रों को हम और आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। बड़ी बड़ी सड़क परियोजनाएं इस देश में चल रही। वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सड़क परियोजनाओं के ऊपर देश में बड़ा आवंटन इन मंत्रालय द्वारा दिया गया है। मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र के लिए हमारी एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है नरसिंहपुर होशंगाबाद और खंडवा के बीच में, उसको NH में तब्दील करके उस सड़क परियोजना पर राशि आवंटित हो, ये मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, रेल परियोजनाओं के ऊपर देश में बहुत काम हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि इंदौर बुधनी गाडरवारा हमारी बड़ी परियोजना 2015-16 में स्वीकृत हुई थी। वो इंदौर से बुधनी तक बजट का आवंटन हुआ है, लेकिन बुधनी से गाडरवारा बजट का आवंटन नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि बुधनी से गाडरवारा रेल परियोजना पर भी बजट आवंटित हो। और छिंदवाड़ा से सागर एक सर्वे हुआ है रेल परियोजना का, छिंदवाड़ा करेली सागर होकर परियोजना को भी उसको कहीं ना कहीं हमें गति देने की आवश्यकता है, जिससे दक्षिण भारत का, सभापति महोदय आप दक्षिण भारत से आते हैं, चेन्नई से नागपुर, नागपुर से करेली सागर होकर अगर आप दिल्ली आप जाओगे तो कम से कम 5 से 6 घंटे का समय आपका बचेगा। तो वो परियोजना पर भी आगे हम काम करें। इसकी मैं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूँ सर। दूसरा मैं आग्रह करना चाहता हूँ, हमारा जो चूंकि वित्त मंत्री जी, वित्त राज्य मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, वित्त मंत्रालय के अधीन बैंक काम करती है। बैंक में सारा सिस्टम हमारा, हर विभाग का, हर व्यक्ति का बैंकिंग सेक्टर के साथ हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन बैंकों में कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के हर व्यक्ति का पैसा बैंकों में जाता है। मजदूर से लेकर पेंशनधारी से लेकर मनरेगा के मजदूर से लेकर कर्मचारी, हर व्यक्ति बैंक से अपना लेन देन करता है। मेरा आग्रह है कि बैंकों में जो कर्मचारियों की शॉर्टेज है, कमी जो कर्मचारियों की है, उस पर कहीं ना कहीं फोकस करके काम करना चाहिए। कर्मचारियों की संख्या बढ़ेगी, लोगों को उसका लाभ मिलेगा। मैं पुनः सभापति महोदय आपके माध्यम से जो हमारा सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स का सेकंड बैच यहाँ पर वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करते हुए आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।